जब जिस वक्त किसी का यार जुदा होता है, कुछ ना पूछो यारों दिल का हाल बुरा होता है। दिल पे यादों के जैसे तीर चलते हैं, हा दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं। और यकीन मानिए हम आपके दोस्त हैं, क्योंकि दोस्त वही जो आपके घरों में लेके आए खुशियां हंसी ठहाके, और आपके घरों में लेके आते हैं हम दोस्त बन के, और आप हमारे साथ मिलकर कहते हैं वाह वाह क्या बात है। भाई कहते हैं जिंदगी में और कुछ मिले न मिले, दोस्त मिलना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि आप रिश्तेदार चुन नहीं सकते लेकिन दोस्त चुन सकते हैं। दोस्त हमें जिंदगी के सारे रंग सौंप देते हैं, जैसे चिंता, प्रॉब्लम, टेंशन। अरे जो दोस्त परेशानी न दे वो दोस्त कैसा। परेशानी से मुझे याद आया, मुझे किसी को बुलाना है, बुलाते हैं उन्हें। नमस्कार, मैं हूँ आपकी होस्ट और इनकी दोस्त नेहा के मेहता यानी अंजलि तारक मेहता, और आपका स्वागत करती हूँ आपके शो में, जिसको देख के आप कहते हैं वाह वाह क्या बात है। एक मिनट पहले तुमने क्या किया था? थोड़ा आके ये अपनी दोस्ती का बंधन था। हाँ, दुनिया में ऐसा बंधन पहला था जो खुल रहा था। बहुत अच्छे दोस्त बड़े कमाल के होते हैं, और जिंदगी में आप लोगों को कुछ दोस्त बना लेने चाहिए। और आपके गमों को दूर करने के लिए हमारे जो दोस्त आज आ रहे हैं, जो सुनाएंगे कुछ ऐसा जिसे देख के, जिसे सुन के आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ कहेंगे वाह वाह क्या बात है। बड़े मुश्किल से दोस्त मिलते हैं साहब, और हमारे 3 दोस्त हमारे साथ में बड़े काबिल दोस्त हैं। वो दोस्त कविता के हैं, दोस्त शायरी के, दोस्त हंसी के, और हमारे साथ सबसे पहले मंच के इस कोने के अंदर जो शानदार कुर्ता पजामा पहन के एक नौजवान बैठा है, और मुस्कुराहट ऐसे चेहरे पे चिपका रखी है जैसे प्राइस टैग लगा हुआ हो। क्या मुस्कुराहट है, वाह। और ज्यादा खुश होगे तो क्या करोगे? इस महंगाई के दौर में ऐसी मुस्कुराहट लाना कोई खाने का काम है? ये संदीप शर्मा है जो धार से आते हैं, और बड़े ही कमाल के हास्य व्यंग के कवि हैं। भाई बहुत अच्छे शर्मा जी। जो बीच में बैठे हुए हैं वो काफी शाकाली लग रहे हैं यार। लग रहे हैं कि नहीं? हाँ? लेकिन ये हिंदी कविताओं के शाकाल हैं। ये बहुत बड़े डॉन है, नाम है इनका सुरेंद्र दुबे। सुरेंद्र दुबे जी के पास जो बैठे हैं वो भी कमाल के व्यक्ति हैं, और इनकी त्वचा देख के तुम्हें इनकी उम्र का एहसास नहीं होता। बस तुमसे साल भर छोटे ही हैं। हाँ, बिल्कुल आप आसपास के ही हैं। सुभाष काबरा इनका नाम है। भाई स्वागत है आप सभी। लेकिन बहुत कठिन है अच्छे दोस्त मिलना। कई लोगों को मिल जाते हैं, जैसे इनको मिला हुआ है, लेकिन काश मैं भी ये कह पाता। इसे समझना पड़ेगा। अच्छा। और समझने के लिए वक्त चाहिए। मैं तुम्हें थोड़ा सा वक्त देता हूं कि जब तक संदीप शर्मा आके कविताएं सुनाए तब तक तुम समझने की कोशिश करो कि मैंने क्या कहा। संदीप शर्मा धार से। मुझे इस शो में बहुत अच्छी बातें अच्छी लगती है शैलेश जी, आपका संचालन जी, जो ये इतना सुंदर यहाँ पे जो सेट है जी। लेकिन ये सब बातें अपनी जगह है, बाकी जो एक नंबर की जो चीज है वो कविता, मतलब कविताएं बहुत अच्छी। कविता नहीं, हमारे जो एक नंबर पे पसंद आए वाया छोरी एकदम मतलब इतनी सुंदर। मतलब मैं कई बताऊँ आपके यहाँ इनका सामने खड़ा हो जाए तो इनकी ब्यूटी देखी के ना अपनी ड्यूटी भूली जाए। आप एक बार दिखाई दो ये अच्छा कपड़ा पहनी का सपना में आए। सपने में आती है? हाँ, या फिर मारे एक टेंशन बच जाए। हाँ। कि उना चक्कर में मारे सूट पहनी ना सोनू पड़े। वो बहुत पसंद आ रही है तुम्हें? हाँ नहीं वाकई, मतलब मैं आपको बताऊं कि इतनी सुंदर है। नहीं कुछ क्या कर रही हूँ भाई? आपने बोला ना जब तक संदीप जी कविता करे तुम सोचो। अरे सोच क्या रहा है वो तुम्हारी, लेके जाओ। बहुत अच्छा, ले जा। मतलब मैं इतनी बड़ी रिस्क में नहीं ले सकता। नहीं ले जा भाई, ले जा। मतलब मैं आपको बताऊं कि इतनी सुंदर है कि मतलब इनका लिए तो कई बार तो हमारा शहर में क्या चल क्या रहा है? बहुत सुंदर लग रही है। अरे कई करिए आप, अरे एक छोरी का चक्कर में हमारे गांधारो बनाई दियो तुमने। अरे
भाई साहब मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ अब मैं नहीं नेहा जी को देखूंगा। नहीं बस नहीं नहीं नहीं, शैलेश नहीं, मैं जी। कसम खा के कहता हूँ, विद्या रानी की कसम, मेरे को पट्टी खोलने दो, कविता पढ़ना। मैं कसम खा के पक्का? कह रहा हूँ कि मैं नहीं देखूंगा, चलो पक्का। खोल दे, चलो पट्टी खोल। बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा, माफ कर दो। हाँ आप निश्चिंत होकर कविता पढ़िए। भाइयों एवं बहनों, मेरी कविता का शीर्षक है नेहा जी। अरे ये क्या कर क्या रहा है भाई? नहीं अब तू इधर कविता पढ़, मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा। चल नहीं अच्छा माफ नहीं, कर नहीं, दो। नहीं, नहीं। नहीं माफ कर दो। मेरी काय का माफ कर दो यार? पक्का वैसा माफ कर दो, नहीं कह रहा हूँ मैं कविता ही पढ़ूंगा। अभी तो गांठ बंधाई थी, अब अगर देखेगा तो इधर लग जाएगी। संदीप शर्मा जी, आप देश के एक जिम्मेदार कवि हैं, तो इधर उधर मत देख के सीधी कविता पढ़िए। जरा तालियां बजाइए इनके लिए। हाँ हास्य की कविता लीजिए। मुन्ना चिल्लाया, पापा भूकंप आया। ओहो, मैंने कहा तेरी मती फ्री होगी, ध्यान से देख बिस्तर पे से तेरी मम्मी गिरी होगी। यही बात जो तुमने कही, एक बड़े प्रसिद्ध कवि है जयमिनी हरियाणवी जी, उन्होंने अपने अंदाज में ये बात कही थी। उन्होंने कहा कि भूचाल आया तो समस्या हुई खड़ी, क्योंकि घरवाली पलंग से नीचे गिर पड़ी। मैं उसके पास गया और ये सवाल उठाया कि भूचाल आने से तू गिरी या तेरे गिरने से भूचाल आया? ऐसा नहीं है कि घर गृहस्थी में मतलब सिर्फ समस्याएं रहती, कभी कभी आनंद मस्ती खुशी भी हो जाती है। जी। मतलब वो एक भाई साहब, आपको बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ। एक आदमी रेलवे स्टेशन से निकला तो उसके होंठ जले हुए। अच्छा, मैंने पूछा यार तू रेलवे स्टेशन गया था तो तेरे होंठ क्यों जले हुए? बोले पत्नी को छोड़ने गया था। मैंने कहा पत्नी को छोड़ने गया था, इसमें होंठ जले हुए का क्या कारण है? बोले खुशी के मारे जल्दी जल्दी में इंजन चूम आया। ये दुर्घटना है, दुर्घटना। हाँ दुर्घटना। अब आपको एक दुर्घटना बताता हूँ नेहा जी। हाँ। पति पत्नी होटल की 7वीं मंजिल पे ठहरे हुए भाई साहब। अच्छा, पति ने फोन किया नीचे रिसेप्शन पे, मेरा और मेरी पत्नी का झगड़ा हो गया है और वो 7वीं मंजिल से खिड़की में से कूदने की धमकी दे रही, जल्दी ऊपर आओ। बोले नहीं। मैनेजर ने कहा नहीं, ये तो आपकी पर्सनल समस्या है। बोले खिड़की नहीं खुल रही है, ये तो मैनेजमेंट की समस्या है। एक कविता सुनाता हूँ। जब देश समाजवादी गणतंत्र जब लिखा होता है संविधान में, और जब पूंजीवाद की तरफ बढ़ता है तो क्या परिस्थितियां बनती है, हास्य से उनको समझने की कोशिश करें। जी। किस्मत चमकाने का तेल लगाइए, एक झाड़ू खरीदिए, साथ में एक कार मुफ्त पाइए। अच्छा, कैसे कैसे विज्ञापन अर्थव्यवस्था जी। आपके अपने आप से रिश्तों में झाड़ू का पेमेंट भी आसान किस्तों में। पर विज्ञापन के नीचे लिखी हुई बारीक पंक्तियां पढ़ेंगे तब आपके दिमाग की नसें हिलेगी। मुफ्त की कार इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में मिलेगी। पर जनता कितनी भोली है, जनता कितनी भोली है। बाजार को सिर्फ पैसे खींचना है, ये खींचेंगे। इन्हें सिर्फ चीजें बेचना है, ये बेचेंगे। 21वीं सदी तक जाते जाते मुर्दों के कफन और अर्थियों के बांस भी शॉपिंग मॉल्स में बेचेंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। ये फलां कंपनी का कफन है भाई साहब, मुर्दे को सुकून देता है। ये फलां कंपनी का बांस है भाई साहब, लाश को भी गर्म खून देता है। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया संदीप। इन्हें सिर्फ चीजें बेचना है, ये बेचेंगे। 21वीं सदी में जाते जाते 2 रुपए के पाउच में मौत और 10 रुपए में 1 लीटर पानी बेचेंगे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतिम पत्ते झरने तक आ गए। बाप के 13वें पर बेटे मरने तक आ गए। आदम की औलाद चारा चरने तक आ गए और सोने की चिड़िया के ये वंशज घर के जेवर बेचकर बिजली के बिल भरने तक आ गए। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। पर कब तक जेवर बेचकर घर चलाएंगे? एक दिन बड़े बड़े रईस भी भिखारियों की लाइन में नजर आएंगे। उस वक्त तुमको ये सीख कौन देगा? जब सब भिखारी हो जाओगे तो भीख कौन देगा? सही है। इसके पहले समझदारों की पंक्ति में दिखो, बाजार के दबाव में नहीं, आवश्यकता के आधार पर चीजें खरीदना सीखो। क्या बात है, बाजार वाह के वाह दबाव वाह में वाह वाह, Understand भाई it. बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। वैसे अर्थव्यवस्था ऐसी हो गई है संदीप, हमारे वहाँ जोधपुर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बाहर एक भिखारी खड़ा हुआ, तो अंदर से क्लर्क ने कह दिया चला जा, तेरा यहाँ काम नहीं है। भिखारी बोला रिटर्न भी नहीं भरूं। बोले भिखारी होके भी रिटर्न भरता है? बोले रिटर्न भरा इसलिए भिखारी हो गया। आइए विषय को थोड़ा सा मोड़ता हूँ, एक अंतर्राष्ट्रीय विषय पर कविता को ले जाने की कोशिश जी करता हूँ। जी जी। स्पिन बॉलिंग देखिएगा, राष्ट्रभक्ति कहीं यहाँ से यहाँ उछले तो सोचिएगा, समझिएगा, मेरे साथ चलिएगा कि प्रतिबंधों से डरना क्या है, डर डर कर मरना क्या है। अगर हम प्रतिबंध लगाएंगे तो अमेरिका जी नहीं सकेगा। अगर असम से चाय बंद कर दी तो चाय पी नहीं सकेगा।
भारतीय रसगुल्ले और घाघरे अमेरिकी भाइयों को भी बहुत प्यारे हैं। अरे अमेरिका, तेरे कंप्यूटरों में आधे से ज्यादा सॉफ्टवेयर्स तो हमारे हैं। बहुत अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इस बात से इतना ऊंचा अमेरिका का स्तर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के पर्सनल डॉक्टरों की टीम में 17 भारतीय डॉक्टर हैं। वाह। अमेरिका, तेरा मिजाज कैसा है? जरा गिन तो सही, तेरी अर्थव्यवस्था में कितना भारतीय पैसा है? तेरे उद्योगपति इस बात से जीते हैं कि भारत माँ के लाल, माँ का दूध नहीं, तेरा दिया हुआ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। वाह वाह। हम भी देशभक्ति की तिजोरी खोलेंगे। एक दिन हम सब जोर से भारत माता की जय बोलेंगे। भाई वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये होती है भावुकता, ये होता है इमोशन। खड़े खड़े सारी दुनिया को निपटा दो, ऐसा आसान होता है। और कुछ लोग होते हैं जो ऐसा करना जानते हैं, जो किसी भी आदमी को बिना कुछ किए निपटा देते हैं। जैसे दोस्ती। अब दोस्त होते हैं, सुभाष जी हमारे दोस्त, हम दोनों जंगल में गए एक बार। जंगल में? जी, जंगल क्या में हुआ? गए, शेर आ गया सामने। नॉर्मली जंगल में शेर ही आता है। फिर क्या हुआ? सुभाष जी और मैं साथ, मैंने सुभाष काबरा को कहा, मैंने कहा तुम्हारे पास स्पोर्ट शूज है? तो सुभाष जी बोले, शैलेश भाई स्पोर्ट शूज पहन के आप क्या शेर से तेज भाग लोगे? मैंने कहा शेर से कौन तेज भागना चाहता है, मुझे तो आपसे तेज भागना है। मिलते हैं उनसे जो हमारे साथ गए थे जंगल में, सुभाष काबरा। शैलेश जी नमस्कार। आप इस संदीप को कितना भी समझाओ जी। ये सुधरने वालों में नहीं है। नहीं सुधरेगा? मुझसे कह रहा था बैठते बैठते, भाई साहब आप नेहा जी पे कुछ नहीं बोलेंगे। मैंने इससे कहा, नेहा जी पे क्या बोलना यार, इस नेहा को मैं पूरे मन से प्यार करता हूँ, क्योंकि तुम्हें इसमें एक अभिनेत्री दिखाई देती है और मुझे इसमें अपनी बेटी दिखाई। हाय 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 हाय, भाई क्या बात। हम सब बेटियों को बहुत प्यार करते हैं वाह, शैलेश वाह, भाई। बहुत अच्छा। मजबूरी भी है हमारी जी, क्योंकि ये बेटियां ही हैं जो माँ के प्रकोप से हम पुरुषों को बचाती। आज के दौर में कोई साहित्यकार लिखता तो ये 2 पंक्तियां लिखता कि पुरुष बेचारे हाय तुम्हारी यही कहानी, ओठों पर है मूछ और आंखों में पानी। हम लोगों का दर्द कोई नहीं समझता जी। कि बीवी की फरमाइश तो जीने नहीं देती हाँ। और करवा चौथ का व्रत मरने नहीं देती। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया सुभाष जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अभी नेहा जी ने एक बात मुझसे कही थी, भाभी जी को नहीं लाए, मुझे ज्यादा बुरा नहीं लगा हाँ। क्योंकि महिला ने पूछा। जी। कई कमबख्त दोस्त भी पूछ लेते हैं। हाँ। समझ में नहीं आता कि किस में इंटरेस्ट है, मेरी कविता में या भाभी जी में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। क्यों नहीं लाया तो नेहा का जवाब दे देता हूँ भाई जी। कि काली बीबी काले काले कपड़ों में पास आई, बोली कालू राम मुझे प्यार से निहारो ना। आहा। काली हूँ निराली हूँ मैं, शायर जी की साली हूँ मैं, अच्छा, कोई ताजा शेर मेरी नजरों पे वारो ना। तो कालू राम बोला मैं तो कलर का मारा हुआ, भारी भारी शब्दों से और मुझे मारो ना। हाँ। काली रात में नजर आती ही नहीं नजर, दांत चमकाओ मुझे जोर से पुकारो। ये संदीप शर्मा मेरे साले जैसा है। हाँ। अच्छा। इसके लिए 4 पंक्तियां। चलो भाई सुनो साले साहब। जी जी जी। एक रोज मैंने अपने दोनों बच्चों को पीटा अच्छा। तो बच्चों की माँ ने मुझे कॉलर से पकड़ा और किचन में घसीटा। बोली आजकल बड़े बदतमीज होते जा रहे हो, बिना बात ही चांद जैसे बच्चों को रुला रहे हो। मैंने कहा ये बच्चे हैं, कुछ ही रोज में अपने बाप माने जाएंगे। आज घर में इनके मामा जी आए हुए हैं और कमबख्त जिद कर रहे हैं कि डाकू देखने थाने जाएंगे। बहुत अच्छे। आपने दोस्ती की बात की थी जी। एक प्रोग्राम में मैं गया कविता पढ़ने के लिए, मेरे एक मित्र थे डाया भाई, डाया भाई। वो आ गए अचानक, अच्छा। जैसे ये घुसा चला आता है यहाँ से वहाँ, हाँ। आकर बोले मैं भी एक गजल सुनाऊंगा। ओहो। ये मेरे दिल की दास्तान है तुम नोट करो, आहा। मेरा टूटा हुआ मकान है तुम नोट करो। ये मेरे दिल की दास्तान है तुम नोट करो। कुछ लोगों ने तालियां बजा दी, उनको जोश आ गया, बाद में आगे बढ़े। मैं जिसके प्यार में पागल था मैंने एम की दू। मैं जिसके प्यार में पागल था मैंने एम की दू। मेरा तो जूता का दुकान है तुम नोट करो। ऐसी तालियां बजी तो और जोश आ गया, How sweet डाया और भाई। जोश आ गया तो अगला शेर उन्होंने ठोक दिया। हाँ। रात को 12 बजे बारी तोड़कर भागा, गधेड़ा दोस्त बेईमान है तुम नोट करो। था उसका बाप बैचलर ने उसकी माँ कुंवारी। फैमिली देखिए। बहुत बढ़िया। था उसका बाप बैचलर ने उसकी माँ कुंवारी, एक ऐसा भी खानदान है तुम नोट करो।
अभी हमारे सुरेंद्र दुबे जैसे कोई जानकार थे, खड़े हो गए, बोले क्या पढ़ रहे हैं आप? हाँ ये कोई गजल है? इसमें वजन नहीं है, मीटर नहीं है। बोले बैठो बैठो, एक वजनदार शेर सांभो। हाँ, वजन भी लाटा है, मीटर भी लाटा है। आखिरी शेर तो उन्होंने कमाल का पढ़ दिया कि शेर में इतना वजन डाया भाई डाल दिया, हाँ हाथी भी परेशान है, तुम नोट करो मेरे दिल की दास्तान है, तुम नोट करो। एक हास्य कविता आपको और जी। सुनाता हूँ साहब। शीर्षक है बाप रे बाप। बाप रे बाप। ये भी मेरे एक मित्र की कहानी है। मेरा मित्र है जिसका नाम है गिरधारी, मेरी कई कविताओं में बिना बुलाए चला आता है। जी। एक रोज गिरधारी बाप बनने के लिए अस्पताल गया। इसमें ऐसे घूरने की जरूरत नहीं है, औरतें माँ बनने जा सकती तो आदमी बाप बनने नहीं जा सकता। पॉइंट। अस्पताल जाते ही उसने वहां का नजारा देखा। पत्नी को ऑपरेशन थिएटर में डाला और बाहर रखे हुए एक बेंच पर सो गया। सो गया। लेकिन गिरधारी की पत्नी बड़ी जल्दबाज निकली। इधर गिरधारी सोया, उधर हो गया। हो गया। थोड़ी देर बाद एक वार्ड बॉय ने आकर गिरधारी को जगाया। बड़े लापरवाह आदमी हो, अगर रास्ते में हो जाता तो क्या होता? सही बात है। और उसने आगे कुछ भी नहीं बताया। गिरधारी समझ नहीं पाया कि इसे क्या हो गया है, और जब तक कुछ समझे उसने देखा उसकी बेंच पर अब वार्ड बॉय सो गया है। थोड़ी देर बाद उसने ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खटखटाया और कहा दरवाजा खोलो। भीतर से आवाज आई, धीरे बोलो। तुम्हारा बच्चा हो तो गया है लेकिन उसे रोना नहीं आ रहा है। हमारा अस्पताल हर तरह के फॉर्मूले आजमा रहा है। थोड़ी देर बाद गिरधारी फिर चिल्लाया, अरे भाई बच्चे को रोना आया कि नहीं आया? इस बार नर्स बोली, तुम्हारी बीवी और तुम्हारा बच्चा दोनों बड़े आराम से सो रहे हैं, बाकी हम 4 हैं, चारों ही रो रहे हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे। थोड़ी देर बाद अस्पताल के बड़े डॉक्टर तशरीफ लाए। गिरधारी को देखा, मुस्कुराए, बोले मैं एक्सपर्ट हूँ, भीतर जाता हूँ, तुम देखना बच्चे को चुटकियों में रुलाता हूँ। अच्छा। बड़े डॉक्टर भीतर गए और सचमुच 5 मिनट बाद ही बच्चा बुक्का फाड़ फाड़ कर रोने लगा। गिरधारी के दोनों कानों में कीर्तन सा होने लगा। अच्छा। बड़े डॉक्टर बाहर आए तो गिरधारी ने उनके पैर छू लिए। डॉक्टर साहब आपने तो कमाल कर दिया, रुला दिया बच्चे को। डॉक्टर बोले बच्चा क्या चीज है, हम तो रुला दें अच्छे अच्छे को। तुम क्या समझते हो बच्चे की खुशी में ज्यादा देर खुश रह पाओगे? अस्पताल का बिल देखोगे तो पूरे महीने आंसू बहाओगे। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। गिरधारी ने पूछा, डॉक्टर साहब एक बात समझ में नहीं आई, जिस बच्चे को न नर्स रुला सकी न दाई, उसे आपने कैसे रुलाया? डॉक्टर बोले मैंने दिमाग लगाया, कुछ नहीं किया, तुम्हारी पत्नी के तकिए के नीचे से तुम्हारी तस्वीर निकाली और तुम्हारे बच्चे को दिखाई। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। जब से बच्चे को पता चला है कि तुम्हारे जैसे एक होनहार कवि का लाल है, तब से बेचारे का रो रो कर बुरा हाल है भाई, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। अभी तो हम एक और समस्या से 2-4 हो रहे हैं। पहले इसे रुलाने के लिए रो रहे थे और अब इसे चुप करने के लिए रो रहे हैं। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। सही बात है, बच्चे जब पैदा होते हैं तो उन्हें रुलाना बड़ा आवश्यक होता है, लेकिन ये वो धरती है जहां बच्चा पैदा होते वक्त मुस्कुराता है, क्योंकि शायद ये गौरव देश के हर वासी को है कि हमें हिंदुस्तान में पैदा होने का मौका मिला। और यहाँ पे आके हंसता इसलिए है क्योंकि उसे पता है कि सुरेंद्र दुबे इस देश में रहता है, और सुरेंद्र दुबे जिस देश में रहता है वहाँ रोता हुआ बच्चा भी हंसता है। आइए सुरेंद्र दुबे जी, जरा जोरदार तालियां बजाएं। तो शैलेश भाई, बात चल रही थी दोस्ती की। जी। मुझे भी एक वाकया याद आ रहा है। मेरे एक दोस्त ने पूछा क्या होती है सरकार? आहा। मैंने जवाब दिया, बरखुरदार, एक ऐसी चीज होती है सरकार जिसमें एक आदमी दूसरे की कुर्सी के पास जाकर कहता है सरक यार। सरक यार। एक और वाकया याद आ रहा है जी। मेरी एक दोस्त मिस अनछुई, मिस अनछुई। मेरी एक दोस्त मिस अनछुई प्रेम मुझसे किया, शादी दूसरे के साथ हुई। शादी दूसरे के साथ हुई। शादी के अगले दिन तीसरे के साथ भाग गई। फिर अचानक मेरी किस्मत जाग गई, वह मेरे बराबर के मकान में रहने लगी और मोहल्ले वालों के सामने मुझे भाई साहब कहने लगी। तो हमारा एक दूसरा दोस्त बोला, यार ये तुम्हारी दोस्त है या गठबंधन की सरकार? भाई बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा है भाई बहुत अच्छे। एक छोटा सा टुकड़ा आपको सुनाता हूँ जी। मैंने एक पुलिस अधिकारी से पूछा, अपराधों की ऐसी इतनी भरमार, फिर आप कैसा लॉ एंड ऑर्डर चलाते हैं सरकार? वह बोला, बरखुरदार, घूम गया है शायद तुम्हारा भेजा। लॉ एंड ऑर्डर का अर्थ है पैसा ला और ऑर्डर ले जा। भाई बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हमारे देश में जो कानून को बनाते हैं वो तो उसे लागू नहीं करवाते। बनाने वाले अलग,
लागू करवाने वाले अलग, और जो लागू करवाते हैं पुलिस वगैरह, उस पर ये लागू नहीं होता। सुनना, जो कानून को बनाते हैं वो लागू नहीं करवाते, जो लागू करवाते हैं उस पर लागू नहीं होता। जिस पर लागू होता है, आप हम आम आदमी, जिस पर लागू होता है वो कानून को जानते ही नहीं। बहुत अच्छे। और जो कानून को जानते हैं वो इसको मानते ही नहीं भाई। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे, बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने एक पुलिस के सिपाही से पूछा, अपराधियों की जिंदगी बदल नहीं पाया, आजादी के बाद तुम्हारा कानून देश में चल क्यों नहीं पाया? वो बोला, दुबे जी, आजादी के बाद देश में कानून ज्यादा चल नहीं पाया तो ये मत समझना कानून कायदे खोटे हैं। अरे कानून के हाथ तो लंबे हैं लेकिन पैर छोटे हैं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। इसलिए बेचारा चल नहीं पाता है, जहां जहां हम ले जाते हैं बस वहां वहां जाता है। भाई वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। मैंने कहा, कहाँ है कानून? तो पुलिस वाले ने जेब में हाथ डाला। मैंने कहा, दिखाओ। तो उसने निकाला। मैंने कहा, इधर दीजिए। वो बोला, नहीं नहीं, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। बहुत अच्छे। आप देश में कानून को ताक में रख सकते हैं, जेब में रख सकते हैं, हाथ में नहीं ले सकते। क्या बात है। मेरा एक दोस्त प्रॉपर्टी डीलर है जी, उस पर मैंने कविता लिखी। दोस्तों की बात चल रही है तो याद आ बहुत अलग विषय, प्रॉपर्टी डीलर पे कविता है। भाई वाह। मैंने एक प्रॉपर्टी डीलर से पूछा, तेरी प्रॉपर्टी कहाँ गई भाई? बोला, बेच खाई। हाँ, बेच खाई। मैंने कहा, अब क्या कर रहा है? बोला, अब दूसरों की बिकवा रहा हूँ। मैंने कहा, मुझे भी एक मकान चाहिए, कोई अच्छा सा हो तो दिलवाइए। सबसे पहले जेब का नाप लेता है। बोला, करते क्या है आप? मैंने कहा, कवि हूं जनाब। बोला, हाँ कवि हैं, कविता करते हैं। तब एक मकान है, बहुत आलीशान है। मैंने कहा, मकान की कोई विशेषता? बोला, मकान के एक तरफ पागल खाना है, अच्छा, दूसरी तरफ शमशान है। अरे मैंने कहा, एक तरफ पागल खाना, दूसरी तरफ शमशान। बोला, खास आपके लिए ये श्रीमान, वैसे कस्टमर बहुत आते हैं पर ये मकान हम सिर्फ कवियों को ही दिखाते हैं। अच्छा। मैंने कहा, कवियों को किस लिए? बोले, आधे तो आप होते ही हो। आधे तो आप होते ही हो। देर सवेर पूरे भी हो जाएंगे, तब इलाज की सुविधा बिल्कुल बगल में पाएंगे। क्या बात है। और जो तुम्हारी कविता की चपेट में आएंगे उसका भी रखा है ध्यान, इसलिए मकान की दूसरी बाजू है शमशान। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मैंने कहा, मजाक मत कीजिए, मजाक मत कीजिए, मकान नहीं दिला सकते, कोई खाली प्लाट दिला दीजिए। बोला, हाँ आप प्लाट मत लीजिए, बना बनाया मकान लीजिए, आप बना नहीं पाएंगे। मैंने कहा, क्यों नहीं बना पाएंगे? बोला, कारण सुनेंगे तो पछताएंगे। कल ही बाजार में एक आदमी ने दूसरे से कहा, एक कवि ने मकान बनाया, तो दूसरे ने झट पूछ लिया, तुझे ये चुटकुला किसने सुनाया? बहुत अच्छे। दूसरे दोस्त के पास आया, उस दूसरे दोस्त ने जले पर नमक लगाया, अपने नव निर्मित मकान का फोटो निकाल कर दिखाया। मैंने फोटो देखा, शिष्टाचार बस तारीफ की। मैंने कहा, दोस्त क्या आलीशान मकान बनाया है, मकान के सामने कितना खूबसूरत पेड़ लगाया है। वह संभलते हुए बोला, पेड़ अभी नहीं लगाया है, अभी सिर्फ मकान बनाया है। दरअसल ये पेड़ फर्जी है जो इस फोटो में ट्रिक फोटोग्राफी से आया। अच्छा। जो ही उसने वस्तु स्थिति समझाई, मैंने भी मकान की फोटो निकाल कर उसे दिखाई। मैं कहा, देख मेरे भी मकान का फोटो। देखते ही वो बोला, ये तो गजब हो गया भाईजान, वैसे का वैसा पेड़, वैसे का वैसा मकान। मैंने कहा, दोस्त भगवान की मर्जी है, लेकिन इस फोटो में पेड़ ओरिजिनल है, मकान फर्जी है। बहुत बढ़िया। कि देश के नेताओं ने देश की जनता को पिछले 65 सालों में देश की तरक्की की जो तस्वीर दिखाई है, दरअसल वो तस्वीर तो ओरिजिनल है, लेकिन उसमें तरक्की ऐसे ही ट्रिक फोटोग्राफी से आई। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक रचना सुनाता हूं जी। बाप कंजूस, 3 बेटे, तीनों माँ कंजूस। ये भी विकास है, हमारे पतन का विकास जी। पिता मरने वाला, 3 बच्चे चर्चा कर रहे हैं, इस चर्चा को सुनना। हाँ। मरणासन पिताजी को देख बोला, बड़ा पुत्र ठेले में ही डाल के शमशान पहुंचाऊंगा। दूजा बोला, ठेले के तो साथ होगी भीड़ भाड़, स्कूटर पर रख कर मैं ही छोड़ आऊंगा। अच्छा। तीजा बोला, स्कूटर में तो पेट्रोल खर्च होगा, साइकिल पर बांध कर पैसे मैं बचाऊंगा। पिता बोला, मेरे लिए
दुख मत पाओ बेटा, छड़ी टोपी दे दो, मैं तो खुद ही चला जाऊंगा। और पंक्ति सुने, तो पुरखों के सम्मान तुम्हारा क्या होगा, प्यारे हिंदुस्तान तुम्हारा क्या होगा। एक दूसरी चिंता और ध्यान दें। रपट लिखाने के बाद आया मंत्री जी को याद, कहा थानेदार को कि कष्ट न उठाइए, मेरी घड़ी मेरे पास में ही मिल गई है यार, घड़ी की तलाश झट बंद करवाइए जी। झुंझलाते थानेदार ने ये कहा मंत्री जी से, सच्चाई से मेरी मुश्किलों को न बढ़ाइए, जिनने कबूल किया जुर्म घड़ी चोरने का, अच्छा। उनका करूं मैं क्या यह तो बताइए। भाई बहुत अच्छे। तो हे कानून विधान तुम्हारा क्या होगा, प्यारे हिंदुस्तान तुम्हारा क्या होगा। और हिंदी में व्यंग कैसे आता है जी। इसका एक नमूना देखें। सवाल और जवाब है। उसने पूछा तुम्हारी शादी हो गई है क्या, मैंने कहा नहीं मैं तो ऐसे ही उदास हूँ। उसने पूछा मुझसे ईमानदार हो क्या यार, मैंने कहा नहीं थानेदार जी का खास हूँ। बहुत अच्छे। उसने पूछा शरीफों के बीच रहते हो क्या, मैंने कहा रहता तो विधायकों के पास हूँ। उसने पूछा राजनीति में हो जाना चाहते क्या, मैंने कहा इसीलिए करता बकवास हूँ। भाई बहुत अच्छे। तो हे चाणक्य के ज्ञान तुम्हारा क्या होगा, प्यारे हिंदुस्तान तुम्हारा क्या होगा। बहुत अच्छे। फिल्मों के गाने हमारी कविता का सबसे लोकप्रिय स्वरूप है जी। हमारे उस साहित्य का क्या हुआ। जी। मुन्नी शीला बिल्लो रानी, चालू ओ जलेबी बाई, छन्नो और छमक छल्लो है नए उफान पर। क्या बात है। बच्चे तर आशिकों को 77 इशारे किए, दिल है ये मुफ्त का जो रखा है दुकान पर। क्या बात है। शब्द भाव भंगिमाएं सभी अश्लील, अब हो रहा प्रहार नित्य सभ्यता के मान पर। वेरी चौपाइयाँ चालीसाएं आरतियाँ याद नहीं, क्या बात है। दिखनी चमेली बच्चे बच्चे की जुबान पर। हाय हाय हाय, बहुत बढ़िया। अरे बहुत अच्छे। तो जन गण मन के गान तुम्हारा क्या होगा। बहुत अच्छे। प्यारे हिंदुस्तान तुम्हारा क्या होगा। भाई बहुत बढ़िया। मेरे देश महान तुम्हारा क्या होगा, प्यारे हिंदुस्तान तुम्हारा क्या होगा। भाई क्या बात है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। भाई बहुत बढ़िया सुरेंद्र दुबे जी, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जब परिस्थितियां ऐसी हो तो निश्चित तौर पे दिमाग में यह सवाल आता है कि क्या होगा, लेकिन जब तक आप जैसे लोग हैं, जब तक कलम है, तब तक इस देश का कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। वाह वाह, क्या बात है भैया, आपके लिए बहुत अच्छे। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, चिंता मत कीजिए, जब तक कविताएं जिंदा है निश्चित रहे ये आवाम, लेकिन तब तक हम लेते हैं एक अल्प विराम। स्वागत है आपका उसी कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। हमारा जो आज का छुपा रुस्तम है साहब, उसका अंदाज बड़ा ही कमाल का है। जो हमारे छुपे रुस्तम है वो राजस्थान के एक कस्बे से आए हैं, लेकिन मैं जानता हूं राजस्थान के कस्बे से निकल के आज वो देश के घरों घर में छा जाएंगे। नाम है उनका देवकरण मेघवंशी। प्रणाम करता हूँ आपको। जीवन में बहुत सी घटनाएं हो जाती है। कवि सम्मेलन के बाद में घर पे गया, छोरा घर के बाहर बैठा, घर में बिल्कुल शांति। शांति। मैंने कहा बेटा आज घर में से बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, वरना तेरी मम्मी पूरे घर को सिर पे उठाए रखती है। अच्छा। बोला पापा आएगी कैसे। सुबह टूथपेस्ट की ट्यूब मांगी थी, मैंने गोंद की पकड़ा दी।
अच्छा बच्चे तो बड़े इंटेलिजेंट हो गए साहब जी। इतने इंटेलिजेंट हो गए, मेरी पीठ में खुजली चल रही थी। अच्छा। मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा था। मैंने पत्नी से कहा यार मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा, पीठ में खुजला दो। वो मेरे पीछे बैठ गई और पीठ खुजलाने लगी। इतने में लक्की आ गया शैतानी करते करते। मैंने कहा अब बेवकूफ, अगर इस तरह से शैतानी करेगा ना तो तेरी शादी नहीं करूंगा। बोला मत करना मत करना, मेरे चलेगी तो मैं ही खुजला लूंगा। मैं खुद ही पीठ कुचला लूंगा, शादी की क्या जरूरत? इससे भी टॉप की घटना तो तब हुई साहब, इधर के कमरे में बैठे हुए छोरे ने उधर के कमरे में बैठे हुए पिताजी को आवाज लगाई, पिताजी एक गिलास पानी पिलाना। अच्छा। मैंने कहा बेवकूफ, अपने पिता को काम चढ़ाता है। इधर आगे एक थप्पड़ मारूंगा। वो बोला पापा जब थप्पड़ मारने आओ ना तो एक गिलास पानी लेते हैं। क्या बात इससे है? भी टॉप की घटना तब हुई जब एक लड़के ने एक लड़की से कह दिया आई लव यू। लड़की बोली बदतमीज, तमीज से बात करो। लड़का बोला मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज, रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई लव यू। अब तो करेगी ना। अच्छा है। इससे ज्यादा तमीज से कैसे बात करेगा बता? और आदरणीय दुबे जी, इससे भी टॉप की घटना तो तब हुई जब एक लड़के ने एक लड़की से पूछ लिया यार तुम लड़कियां इतनी खूबसूरत क्यों होती हो? अच्छा। लड़की बोली हमें भगवान खुद अपने हाथों से बनाता है। वो बोला मुझे क्या प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना में बनाया? नरेगा स्कीम। संदीप भाई एक बार जब मैं बड़े मेट्रो सिटी में चला गया, छोटे छोटे गांव के आदमी, हम जब बड़े शहर में जाते हैं सिस्टम नहीं समझते। हाँ। मैं आदरणीय शैलेश जी से मिलने के लिए एक बार चला गया। अब वो इतनी बड़ी बिल्डिंग को देख के चक्कर खा गया। मैंने कहा यार अब करें तो क्या करें, कैसे पूछें, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि लोग अपने को गांव का समझकर हंसी उड़ाने लग जाए। मैंने चौकीदार को इनका विजिटिंग कार्ड दिया और उसने एक छोटे से कमरे की तरफ इशारा किया। मैंने कहा इश्क, इतना बड़ा आदमी और एक छोटे से कमरे में? बोला बेवकूफ, कमरा नहीं है, लिफ्ट है। इसमें बैठ और ऊपर जा, 14वें माले पे रहता है। और मैंने कहा लिफ्ट? मैंने कहा ये तो बेवकूफ बनाएंगे, पहले इसके सिस्टम को समझो, एक दो को आने जाने दो, उसके बाद जाएंगे। वहीं बाहर बैठ गया साहब सीढ़ियों पे। अचानक उसके अंदर एक 60-70 साल की डोकरी घुसी। लिफ्ट का दरवाजा बंद, लिफ्ट ऊपर, वापस नीचे आई, दरवाजा खुला तो दिमाग खराब, 16-17 साल की एक कन्या बाहर निकली। और मैंने कहा हे भगवान, काश बबलू की मम्मी को ही लाते। कि अचानक उसके अंदर एक नवविवाहित पति पत्नी घुसे, बिल्कुल फ्रेश कपल। लिफ्ट का दरवाजा खुला, दोनों अंदर, लिफ्ट का दरवाजा बंद, लिफ्ट ऊपर, वापस नीचे आई, दरवाजा खुला तो खा गया गच्चा, निकले तो पति पत्नी पर गोद में बच्चा। काश बबलू की मम्मी को ही लाते, दिन भर ऊपर नीचे घुमाते, शाम को टेम्पू भर के ले जाते। देवकरण मेघवंशी जिन्होंने अपने हास्य बोध की परिचय दिया। ये जो हमारी आंचलिक भाषा का जो सौंदर्य है, जो इनके टोन में, इनके लहजे में और जो इनके शब्दों में झलक रहा था, वो अद्भुत है। यही हमारा भारत है। ये भारत जहाँ पे भाषा चाहे शुद्ध बोली न जाए लेकिन विचार शुद्ध होते हैं। क्या बात? वहाँ चाहे व्याकरण ठीक हो न हो लेकिन आचरण बहुत अच्छा होता है। और कस्बे और गांव में जहाँ आचरण शुद्ध होता है, भाषा संयत होती है, वहां से देवकरण मेघवंशी निकल के आते हैं, उस कस्बे से जिसका नाम केकड़ी है। तो आज वाह वाह क्या बात है कि मंच पे हम आपको एक स्मृति चिन्ह प्रदान करना चाहते हैं। देवकरण मेघवंशी। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है। मैं जानता हूँ कि आप बड़े ही प्रसन्न हो रहे हैं और घर में बैठ के तालियां बजा रहे हैं और सोच रहे हैं कि अभी हम पहले वाह वाह क्या बात है देख लें, फिर करेंगे आप बाकी का काम। निश्चित तौर पे अभी रुक जाइए, बाद में कीजिएगा काम, क्योंकि अभी तो है सिर्फ एक अल्प विराम। स्वागत है आपका फिर से उसी कार्यक्रम में जिसके लिए आप और हम दोनों ही बेताब रहते हैं, बेसब्र रहते हैं, कवियों को सुनने और सुनाने के लिए, हंसने और मुस्कुराने के लिए, ठहाके लगाने के लिए, तालियां बजाने के लिए और कहने के लिए वाह वाह क्या बात है। मैं एक बार आम के पेड़ पे बैठ के अमरूद खा रहा था। आप पूछोगे कैसे? कैसे? अमरूद घर से लेके गया था, डाल पे बैठा था। ये इंटेलिजेंस है। नेहा जी, आपका हुक्म। आपके साथ जो खड़े हैं शैलेश लोढ़ा, कितने इंटेलिजेंट हैं आप तो अब जानने लगी। बचपन से जानता हूँ मैं जी। जब मैं ब्यावर रहता था, ये जोधपुर रहते थे, तब की बात बताता हूँ। जोधपुर में इन्होंने बहुत आलीशान ऑफिस लगाया और मैं ऑफिस देखने के लिए गया, इनसे मिलने के लिए ऑफिस में।
तो अब ये तो शुरू से व्यस्त आदमी, फटाफट कोई फोन होना आया, बोला आप बैठो, देखो चाय पियो, एक फोन आ गया, मैं जरूरी निपटा के आ रहा हूँ, आप ऑफिस का ध्यान रखना। मुझे तो कह गए कि ऑफिस का ध्यान रखना, और पड़ोसी को कह गए दुबे जी का ध्यान रखना। ये इंटेलिजेंस होती है। ये सुभाष जी भी बड़े इंटेलिजेंट है जी। एक जमाने में इनके बाल होते थे, और जिस जमाने में होते थे ये बाल किस कला से कटाते थे। मुझे बोले एक बार, शैलेश जी मेरे को बाल कटाने के पैसे नहीं लगते। मैंने कहा क्यों नहीं लगते? बोले मैं तरीका बताता हूँ। ये मोहल्ले से एक बच्चे को पकड़ते, किसी भी को भी जो खेलते हुए, इधर आ, बाल इतने बड़े बड़े कटाएगा? बोले हाँ कटाऊंगा। बोले चल मेरे साथ। नाई की दुकान पे जाते, बैठते, नाई को कहते पहले मेरे बाल काट, वो काटता, फिर बच्चे को बिठाते, बोले इसके भी काट तब तक आ रहा हूँ। ये बुद्धिमता होती है। काबरा जी बिल्कुल सही बात है। मैं अकोला रहता था जी, और शैलेश भाई ने जो फॉर्मूला बताया उससे पैसे बचा बचा कर ही मैं मुंबई आया। तो ये देख रहा हूँ आप सब लोग अपनी अपनी इंटेलिजेंसी की बात कर रहे हैं, मैं खुद इतना इंटेलिजेंट हूँ, मतलब मैं तो अपने मुंह से कह नहीं सकता इतना इंटेलिजेंट। अगर मेरे को कोरे कागज की जरूरत पड़ती है तो मैं कोरे कागज की फोटोकॉपी कर लेता हूँ। नहीं ये बहुत इंटेलिजेंट है। इसको व्यस्त रखना है तो कुछ मत करो, एक खाली कागज लो और उसके दोनों तरफ लिख दो पीटीओ, सारे दिन यही करता रहेगा। तो भाई ये तो हमारे आपस के किस्से हैं जो यूं ही चलते हैं और यूं ही चलते रहेंगे, लेकिन किस्सा गोई इस देश की संस्कृति का एक हिस्सा है। हाँ। हर आदमी किस्से सुनाता है, हर आदमी कहानियां सुनाता है, और हर आदमी कविताएं लिखता है। कैसे? ऐसे। दोस्ती की कदर करते हैं हम, आसमां में है सितारे जितने, यकीन न हो कॉल करके देख लो, आपके मोबाइल में पैसे हो जितने। न जाने कौन इतना हसीन होगा, आपके हाथ में जिसका नसीब होगा। कोई आपको चाहे कोई बड़ी बात नहीं, जिसको आप चाहे वो खुश नसीब होगा। तुमको देखा तो एक ख्याल आया, तुमको देखा तो एक ख्याल आया, पागलों के स्टॉक में एक नया माल है। जिंदगी में तुम बहुत आगे जाओगे, जिंदगी में तुम बहुत आगे जाओगे। तुम कहाँ भी जाओगे लोग कहेंगे चल चल आगे बढ़, छुट्टा नहीं। तो ये भी कमाल की कविता है। बचपन में आपने भी ऐसी लिखी होगी जी काबरा जी? बचपन में एक बड़ा जुमला चला करता था जो लड़कियों ने उठा लिया जी। मेरे कॉलेज के कई मित्रों को मिले वो कागज जिस पे लिखा हुआ था, खत लिख रही हूँ खून से स्याही न समझना, हाय हाय हाय, मर चुकी हूँ तेरी याद में जिंदा न समझना। शैलेश भाई, दोस्ती पर मैंने हास्य की एक अद्भुत रचना पढ़ी जी। दो दोस्तों ने मिलकर धंधा किया ऐसा, एक ने लगाया अनुभव, दूसरे ने लगाया पैसा। आहा। 1 साल बाद मौसम बदल गया, अनुभव वाला सारा पैसा ले गया, और जिसके पास पैसा था उसके पास सिर्फ अनुभव रह गया। बहुत अच्छे, बहुत। एक ट्रक पे लिखा था वैसा हमारे यहाँ धार में कि हमारे देश की मिट्टी, हाँ हमारे देश की मिट्टी किसी चंदन से कम नहीं है, हाँ। हमारा ये धार भी किसी लंदन से कम हाँ है। हाँ, ये होता है भाई, क्या बात है, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। लेकिन दोस्ती का बंधन भी जीवन में किसी और रिश्ते के बंधन से कम नहीं। ईश्वर करे आपको दोस्त मिलते रहे, आपको दोस्ती मिलते रहे। और दोस्त के लिए और दोस्ती के लिए जाते जाते एक नसीहत, किसी एक शायर का शेर, मुझे नाम याद नहीं लेकिन याद आता है, कितने कमजोर हैं ये गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं और थोड़ी सी बुलंदी पाकर अपनी औकात ही भूल जाते हैं। इसलिए हम जब भी रहें जमीन पे रहें और कहते रहें वाह वाह क्या बात